हेलो एवरीवन, वेलकम टू गरगास एकेडमी। आज हम जो हमारी एनसीईआरटी की सीरीज़ चल रही है उसमें हमने क्लास 6th, क्लास 7th, क्लास 8th दो पार्ट में डिवाइड करके बहुत ही प्रयास किया गया कि बहुत ही इजी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन किया जाए। और आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी पॉलिटी की उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं और उसको भी एज अ समरी मैनर हम लोग देखेंगे, लर्न करेंगे किस तरीके से हमारा डेमोक्रेसी हमको डे टू डे लाइफ से लेके अपना लॉ मेकिंग तक, छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ों तक जो सारी पॉलिसी मेकिंग है, किस तरीके से एक आम नागरिक भी, ज़रूरी नहीं है जैसे कि पहले देखा जाता था कि भाई राजा है तो राजा ही प्ले करेगा, उसके पास हक है, उसके पास राइट्स हैं। आज की डेट में डेमोक्रेसी है, इक्वल जो वोट्स हैं हमारे सबकी वैल्यू भी इक्वल है ना। एक आदमी को एक वोट देने का अधिकार दिया गया है। तो किस तरीके से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गठित हुआ, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन प्ले हुआ, और डेमोक्रेसी का कई कंट्रीज़ में ऐसा है कि किस तरीके से डिफरेंसेस हैं। जैसे कि ठीक है डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पे डेमोक्रेसी है लेकिन पता चला कोई दूसरी पार्टी ही नहीं है जो इलेक्शन लड़े। जैसे हम चाइना में देखते हैं कि एक सिंगल पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वही अपना इलेक्शन लड़वाती है। आर्मी से भी लोग चूज़ किए जाते हैं, वो लोग चूज़ करते हैं कि भैया ये लोग लड़ेंगे, ये लोग लड़ेंगे। उनकी कोई एलआई पार्टी भी है, 8 पार्टीज़ हैं, वो लोग आपस में ही जो है एक ही पार्टी, एक तरीके से मेजर पार्टी है जो कि चुनाव को लड़ती है और उन्हीं के बीच में से जो है हमेशा जो है सेलेक्ट होते हैं लोग। और इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम है, उसमें कि कोई भी है वो खड़ा हो सकता है अगर उसके पास उसकी पब्लिक का सपोर्ट है और इलेक्शन जीत सकता है, रिप्रेजेंट कर सकता है, पार्लियामेंट में जाके या स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके वो पार्ट प्ले कर सकता है लॉ मेकिंग में। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं ये समझना इसलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि ये डेमोक्रेसी की जो पावर दी गई है उससे हर एक आदमी, सबसे सोसाइटी के सबसे निचला हिस्सा से लेके टॉप तक सबके पास एक ही वोट है, एक ही वोट की वैल्यू है और हर आदमी इक्वल है। और किस तरीके से इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, जो हमको राइट टू वोट दिया गया है, ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इक्वालिटी का एग्जिस्ट करना इन आवर कंट्री। और एक चीज़ और मैं इसके साथ साथ बोलूँगा कि जो लोग भी वीडियोस देखते हैं उनके अगर कोई क्वेश्चन है डेफिनेटली वो पूछ सकते हैं। प्लस साथ साथ में बुक रीडिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप किसी की भी समरी देख लें, आप कुछ भी देख लें, बुक रीडिंग इज़ वेरी वेरी एसेंशियल। अगर आपका बेस पॉलिटी में अच्छा नहीं है या आपने पॉलिटी नहीं पढ़ा है, बहुत कम पढ़ा है, तो डेफिनेटली बुक रीडिंग करें। बुक रीडिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, मैं फिर से रिपीट करूँगा। और पॉलिटी इज़ समथिंग कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत बड़ा परसेंटेज आपकी तैयारी में जो है वो पॉलिटी सब्जेक्ट से आता है। तो इस तरीके से अगर हम अपने क्लास 9th की पॉलिटी स्टार्ट करें, ये क्लास 9th की पॉलिटी है ना, और ये जो मैटर है ये पूरा मैटर हम लोग ने एनसीईआरटी से लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम सबसे पहली लाइन ही देखते हैं तो उसमें लिखा है डेमोक्रेसी इज द मोस्ट प्रिविलेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है डेमोक्रेसी, जो हमारा है सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है व्हाई, क्यों प्रेफरेबल है, ऐसा क्या है डेमोक्रेसी में कि ये थ्रू आउट द वर्ल्ड सबसे ज़्यादा प्रिविलेंट फॉर्म माना गया है गवर्नमेंट का, है ना, आज की दुनिया में, जो कि कंट्री बाय कंट्री दिन प्रतिदिन जो है जिन कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे भी ये एक्सपैंड कर रहा है। तो ऐसा क्या है इसकी इतनी अच्छाई कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज़ जो हैं वो डेमोक्रेसी को फॉलो कर रही हैं। सबसे बड़ी अच्छाई इसकी ये है कि इसमें जो पब्लिक का है ना, जो से है उसको जो है ना रिस्पेक्ट किया जाता है। इसलिए बिकॉज पब्लिक के बीच में से ही अमंग द पब्लिक ओनली द MPs हो या MLA हो आर सेलेक्टेड। तो भाई ऑब्वियसली अगर पब्लिक के बीच से ही जो लोग को सेलेक्ट होकर जाना है जो कि लॉ मेकिंग करेंगे,
तो पब्लिक ही अगर उनको चुन रही है तो पब्लिक के पास ये भी पावर है कि आज अगर हमने इनको सेलेक्ट किया है, हमारे हिसाब से तो नहीं चल रहे हैं, नेक्स्ट इलेक्शन में हम उनको नहीं सेलेक्ट करेंगे। भैया जब हमारे हिसाब से काम ही नहीं कर रहे हो, जनता के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो, जो नीड है ना, जो नीड है उसको फुलफिल नहीं कर रहे हैं, तो हम नहीं सेलेक्ट करेंगे। तो ये जो पावर है कि कौन हमको गवर्न करेगा, कौन हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को जो है बनाएगा, ये जो पावर है, दैट पावर इज देयर इन डेमोक्रेसी, है ना। क्योंकि दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि भाई हम जनता को बोल दें कि भैया आप रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू नहीं, आप खुद ही मिलो और खुद ही अपना जो है लॉ बना लो। तो पता चला सबके सब अपना टाइम, सबका अपना अपना स्किल है ना, अपने अपने प्रेफरेंसेस हैं। तो पता चला एक छोटी सी चीज़ डिसाइड करनी है और उसके डिसाइड करने में बहुत लंबा टाइम हो जा रहा है, लैग हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा जो है अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रेफरेंसेस आ रहे हैं, तो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा आदमी कि क्या करें। इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है एरिया से। अब वो रिप्रेजेंटेटिव जो है वो एरिया की जो भी डिमांड है, एरिया की जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत को पूरा करते हैं। और एक चीज़ और है, जो भी लोग 2022 में इस साल जून में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं प्री का, उसको डेफिनेटली मैं कहूँगा कि वो जो रिवीजन का जो उनका फॉर्म है ना, जो रिवीजन का जो तरीका है, वो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको एक बुक पढ़ने में स्टार्टिंग में अगर एक दिन लगा था, है ना, तो आज के डेट में करंट में आपको वो बुक मैक्स टू मैक्स 1 घंटे लगने चाहिए। चाहे कोई बुक हो, मोटी से मोटी बुक हो, लेकिन चाहे लक्ष्मीकांत हो, चाहे स्पेक्ट्रम हो, लेकिन आपको 1 से 2 घंटे के अंदर उसको जो है कंप्लीट कर देना है रिवीजन में। और अगर आपकी तैयारी वैसी नहीं है, अभी वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं, सेकेंड रिवीजन पे ही हैं, तो कोई बात नहीं है, धीरे धीरे वहाँ पहुँचेंगे। उसके लिए भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसका डेफिनेटली मैं आंसर कर दूंगा, है ना। और रिवीजन में अगर प्रॉब्लम हो रही है, किस तरीके से चीज़ों को रिलेट करने में प्रॉब्लम हो रही है, किस तरीके से करंट अफेयर को लेकर चलें, है ना, रिवीजन भी करें। और कुछ अगर बचा हुआ सिलेबस है, जो लेफ्ट ओवर सिलेबस है, उसको भी करना है। तो लेफ्ट ओवर सारी चीज़ों की जो प्लानिंग है, कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, है ना। नंबर दिया है, उस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं पर्सनल लेवल से आपको इस चीज़ में रिप्लाई करूंगा एंड जितना हेल्प कर सकता हूं डेफिनेटली करूंगा, चाहे आपके 2022 के लिए हो, 23 के लिए हो या 24 के लिए हो। अब कमिंग बैक टू टॉपिक, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। रूलर जो हैं, जो रूल कर रहे हैं, जो लॉ बना रहे हैं, जो सारी फ्रेमिंग कर रहे हैं, इलेक्टेड बाय पीपल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इलेक्टेड बाय पीपल। ये जो डेमोक्रेसी की चीज है, इलेक्टेड बाय पीपल, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब लोग के हाथ में पावर है, शक्ति है चीजों को इलेक्ट करने का, तब डेफिनेटली लोग ऊपर हुए ना, क्योंकि लोग इलेक्ट कर रहे हैं। तो पीपल आर प्लेइंग द मेन पार्ट इन इलेक्टिंग द रूलर्स एंड इलेक्टिंग द पॉलिटिशियंस, जो कि हमको रूल करेंगे, हमको डायरेक्ट करेंगे, हमारे लिए लॉ फ्रेम करेंगे। एंड सिर्फ लॉ फ्रेमिंग ही नहीं, डे टू डे की बहुत सारी एक्टिविटी होती हैं, फॉरेन रिलेशन से लेके इंटरनेशनल रिलेशंस, आपके जो पार्ट्स होते हैं, जो भी चीज़ें हमारा बैंकिंग से लेकर लॉ एंड रेगुलेशन से लेके एवरीथिंग, डेवलपमेंट एंड ऑल एवरीथिंग जो है ये रूल करते हैं। अगर लोकसभा की बात करें तो इसमें एमपीज होते हैं, स्टेट की बात करें तो उसमें एमएलएज होते हैं, है ना। दे एक्ट एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल। ये रिप्रेजेंटेटिव जो है एमपीज हैं या एमएलएज हैं, दे जो डिसाइड पीपल के बिहाफ पे कि किस तरीके से चीज़ों को लेट डाउन करना है और कंट्री में उसको फॉलो करना है ना। ये जो डेफिनेशन है ये हमको सेपरेट जो अलाउ करती है कि भैया जो प्योर डेमोक्रेसी है और अदर टाइप ऑफ जो नॉन डेमोक्रेटिक जो चीज़ें हैं, जिसमें कि जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि वन पार्टी, है ना, यही पार्टी डिसाइड करती है कौन कंटेस्ट करेगा इलेक्शन, कौन जीतेगा, है ना। उसमें बहुत मिनिमम से होता है पब्लिक का, तो वो डेफिनेटली रियल या प्योर सेंस में डेमोक्रेसी एग्जिस्ट नहीं करती है। हमारे यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है ना। मल्टी पार्टी सिस्टम में
उसमें कई सारे लोग होते हैं जो कि एक पोजीशन, एक कॉन्स्टिट्यूंसी, एक एरिया के लिए खड़े होते हैं। इट इज़ द पीपल हु डिसाइड, पब्लिक डिसाइड करती है। क्या डिसाइड करती है? हु विंस द इलेक्शन, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे वो इलेक्शन जीतेगा, है ना। जैसे म्यांमार में देखें तो आर्मी रूलर ऑफ म्यांमार वे नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, है ना। ये दोज हु हैपेंड टू बी इन द कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकेम द रूलर। अब आर्मी को जो ठीक लगता था म्यांमार में, आर्मी, है ना, ये आर्मी वॉज द डिसाइडिंग फैक्टर। क्या डिसाइड करती थी? कि हु विल रूल द कंट्री। तो इसका मतलब है जब आर्मी के पास पावर है तो डेफिनेटली वो जनता के पास नहीं है, तो हम डेमोक्रेसी तो बोल नहीं सकते। डेमोक्रेसी में इट इज द पीपल हु चूज देयर रूलर, है ना। मैं इसलिए ये बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं क्योंकि यहां पे इन दिस स्लाइड वी आर कंस्ट्रक्टिंग आवर बेस, हम यहां पे अपना बेस बना रहे हैं और इस बेस को हमको बहुत सॉलिड तरीके से बनाना है, क्योंकि आगे फिर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि डेमोक्रेसी क्या होती है या डेमोक्रेसी किस तरीके से प्रैक्टिस होती है, इसमें पीपल या पब्लिक का क्या रोल होता है, ये हम नहीं समझेंगे। हम डायरेक्ट उसके फंक्शंस की बात करेंगे। इसलिए मैं यहाँ बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि इनको समझने की बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ म्यांमार का एग्जाम्पल लेके बात कर रहे थे, तो डेफिनेटली इस तरीके से जो आर्मी कंट्रोल कर रही है और आर्मी चूज करा रही है रूलर, ये जो डिसाइडिंग है, दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, है ना। पीपल का कोई से नहीं है डिसीजन में। जैसा हमने देखा कि डेमोक्रेसी में पब्लिक हु चूजेस देयर रूलर, लेकिन यहां पे म्यांमार के एग्जांपल पे डेफिनेटली पब्लिक इज नॉट चूजिंग देयर रूलर, तो दैट मींस द डेमोक्रेसी इज नॉट देयर, है ना। अगर हम चिले का बात करें तो डिक्टेटर्स लाइक पिनोके आर नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। इसी तरीके से जो मोनार्कीज हैं, है ना, मोनार्कीज में जो फैमिली चली आ रही है, वो फैमिली के जो भी इनहेरिट कर रहे हैं या जिसको लगता है आपस में फैमिली में डिसाइड करे, वो रूल कर रहा है। इसमें जनता नहीं डिसाइड करेगी, इसमें वो लोग मोनार्कीज जो हैं, जो मोनार्क्स हैं, जो किंग्स हैं, वो डिसाइड करेंगे कि क्या होगा कंट्री में, है ना। किंग ऑफ सऊदी अरेबिया रूल इज नॉट, बिकॉज ये नहीं डेमोक्रेसी है सऊदी अरेबिया में, बिकॉज पीपल हैव चोजन टू डू। जो रॉयल फैमिली में हैं, दे आर बाउंड टू बी द रूलर in Saudi Arabia. That means कि people they don't have the right to choose their ruler. तो definitely democracy doesn't exist there. तो इसी तरीके से एक बहुत सिंपल सी चीज है, अगर पब्लिक या पीपल जो कंट्री के हैं, सिटीजन्स हैं, उनके पास इक्वल वोटिंग राइट है, वो मल्टी पार्टी सिस्टम में लोगों को चूज कर सकते हैं। दे हैव द पावर कि भैया कौन हमारे को जो है हमारे एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, कौन हमारा रूलर बनेगा, कौन हमारा प्राइम मिनिस्टर बनेगा, कौन हमारा प्रेसिडेंट। तो उसमें क्या होता है, उस चीज को हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी इज देयर, है ना। उस चीज को हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी इज देयर इन द कंट्री। अब पाकिस्तान का अगर एग्जाम्पल लें तो जो जनरल परवेज मुशर्रफ जी थे, ये जो इनकी मिलिट्री थी अक्टूबर 99 में, इन्होंने जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, इनको उठा के फेंक दिया और इन्होंने क्या कहा कि भैया मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। कहाँ का? पूरे पाकिस्तान का। तो इसका मतलब है कि वन पर्सन, जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ जी, जो कि मिलिट्री के आदमी थे, इन्होंने जो डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, इस गवर्नमेंट को सीधे वे आउट कर दिया, सीधे हटा दिया, है ना, एबॉलिश कर दिया। कहा कि भैया तुम हटो, हम हैं चीफ एग्जीक्यूटिव कंट्री के। अब फिर इस डेजिग्नेशन को लेटर ये जो है प्रेसिडेंटशिप बना दिए कि हम प्रेसिडेंट हो गए कंट्री के 2002 में। और एक रेफरेंडम के थ्रू जो है इन्होंने क्या किया कि 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया चीजों को। तो एक तरीके से इसमें देखेंगे कि वन मैन वॉज टेकिंग द डिसीजन। जब एक आदमी डिसीजन ले रहा है, जब पब्लिक नहीं डिसीजन ले रही है, डेफिनेटली डेमोक्रेसी इज नॉट देयर, तो जो पाकिस्तानी मीडिया है, जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, डेमोक्रेसी जो एक्टिविस्ट हैं, जो कि चाहते हैं कि कंट्री में डेमोक्रेसी रहे, उन लोगों ने इस रेफरेंडम को मैल प्रैक्टिसेस एंड फ्रॉड बताया। बोला कि ये कम्प्लीटली जो है इलीगल है,
इलीगल तरीके से ये चीज़ों को फ्रॉड किया गया है ना, जनता के साथ फ्रॉड किया गया है। अपने हिसाब से जनरल साहब ने अपनी सरकार को इलेक्ट कर लिया और बता दिया कि भैया हम जो है वहाँ के वज़ीर आज़म बन गए हैं। तो ये चीज़ कम्प्लीटली गलत है। अगर हम चाइना का एग्जाम्पल देते हैं तो एवरी 5 ईयर पे जो है रेगुलरली इलेक्शंस होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है भाई, जो कंट्री की जो पार्लियामेंट है, जो नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, जो नेशनल हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, 3000 मेंबर हैं इलेक्टेड जो कि ऑल ओवर चाइना से आते हैं, है ना। कुछ मेंबर्स हैं जो कि इलेक्ट होते हैं आर्मी द्वारा है। अब बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शन हर कैंडिडेट जो इलेक्शन लड़ेगा उसको अप्रूवल चाहिए चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का, है ना। और जो भी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी या इनकी जो 8 स्मॉलर पार्टी जो इनकी एलाइज हैं वो इनको अलाउ अगर कर रही हैं तो ही ये जो इलेक्शंस हैं उसमें जो है कर सकते हैं। और सरकार कोई भी हो, कुछ भी हो, सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की फॉर्म होगी। इसका क्या मतलब हुआ कि वन गवर्नमेंट विल ओनली रूल इट। तो इसका मतलब है कि फिर यहाँ पे भी जो है पब्लिक को या पीपल को अपना हक कहने का समय नहीं मिल रहा है, हक कहने का एक्ट नहीं मिल रहा है, इनको वोटिंग उस तरीके से नहीं मिल रही है, इनके पास चॉइस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इनके पास चॉइस नहीं है कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट कर सकें। ये पता है कि भैया कुछ भी हो, जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है वही पावर में आएगी। मेक्सिको का एग्जाम्पल है, तो मेक्सिको में क्या होता था, इनकी जो इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी है जिसको PRI बोलते हैं, ये जो पार्टी है ये बहुत लंबे समय तक इसने जो है रूल किया है ना। और जो भी इलेक्शंस हैं इन्होंने जीते हैं। ऑपोजिशन जो है वो कंटेस्ट भी करता था लेकिन कभी भी मैनेज नहीं कर पाता था। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं कि वहाँ पे डर्टी ट्रिक्स यूज होते थे, किसके द्वारा? PRI द्वारा। दैट मीन्स इसके पास कहीं ना कहीं से कोई अपर हैंड है कि ये डर्टी ट्रिक्स इलेक्शन में यूज कर पा रहा है। फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं हो पा रहे हैं, है ना। तो फेयर एंड फ्री, व्हाट डू यू मीन बाय फेयर एंड फ्री इलेक्शन? जब हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात करते हैं तो हमको क्या समझ में आता है? ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम फेयर की बात करते हैं, है ना, इसका मतलब है जो रूलिंग पार्टी है ना, रूलिंग पार्टी हैज़ इक्वल चांस ऑफ लूजिंग। सबसे बेसिक चीज़ है। जैसे मान लीजिए आज की डेट में किसी की भी सरकार है देश के अंदर, अगर उस सरकार जब वो चुनाव होने जा रहा है, जो रूलिंग पार्टी है उसका भी जैसे 2 पार्टी ही अगर है तो दोनों पार्टी का सेम चांस होना चाहिए, विनिंग का भी, है ना, एंड लूजिंग का भी। अगर ऐसा है तब हम कह सकते हैं फेयर एंड फ्री इलेक्शंस है। ये एक पार्ट है, एक बहुत बेसिक लेवल से मैं बता रहा हूं कि अगर ये हो कि भैया जैसे यहाँ हम बात कर रहे थे जो PRI पार्टी की मेक्सिको में मैक्सिमम ये सालों तक जो है यही जीतती रही, ऑपोजिशन था भी लेकिन वो कभी जीत ही नहीं पाता था। इसका मतलब है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शंस वर नॉट देयर, है ना। बहुत बड़ी संभावना है कि फेयर इलेक्शन होगा तो डेफिनेटली चांसेस हैं कि दूसरी पार्टी को भी मौका मिलेगा। तो रूलिंग पार्टी जीतते रहे कोई बात नहीं है, लेकिन लूजिंग पार्टी जो है उसको भी इक्वल चांस मिलना डेमोक्रेसी में आवश्यक है ना। अब सऊदी अरेबिया की बात करें तो 2015 तक वुमेन्स के पास राइट ही नहीं था वोट करने का, है ना। तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है, एक डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यहाँ देखा जाए तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है किसके बीच में? मेंस और वुमेन्स के बीच में। डिस्क्रिमिनेशन, है ना। एस्टोनिया की बात करें तो इसने सिटीजनशिप को इस तरीके से रूल कर दिया कि भैया जो रशियन माइनॉरिटी हैं इनको बहुत डिफिकल्ट है राइट टू वोट मिलना, है ना। डेमोक्रेसी की बात करें तो अडल्ट सिटीजन्स हैं, इनके पास 1 वोट ईच, और उसकी जो वैल्यू भी होनी चाहिए एक वोट की, उसकी वैल्यू भी एक होनी चाहिए कि एक आदमी है उसके पास 1 वोट है, और 1 वोट की जो वैल्यू है वो इक्वल है, देयर इजंट एनी डिफरेंस। ये बहुत जरूरी है किसमें? डेमोक्रेसी में ये चीज एग्जिस्ट करना,
अब डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच जो रूलर्स हैं वो इलेक्टेड बाय पीपल। जैसे मान लीजिए ना कि अगर हमारे पास पावर है, हम इलेक्ट कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा पावर किसके पास हुई? पीपल, पब्लिक के पास हुई। और डेफिनेटली अब पब्लिक तो हर जगह बैठ नहीं सकती है, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काम करती है ना। सबके अपनी अपनी प्रेफरेंसेस को तो कर नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म पे रहते हैं कि वो हमारे एरिया को, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे जो इलेक्टेड लोग हैं, और वो जो लॉज हैं, रूल हैं, सारे रेगुलेशंस है वो फॉर्म करेंगे। और फिर इलेक्शंस जो है फेयर कैसे हो? तो फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल, कि हमको भैया अपॉर्चुनिटी मिले कि जो करंट हमारा जो एमपी है, जो हमारा एमएलए है हमारे एरिया से, वो अगर हमको नहीं अच्छा लगता है तो उसके पास पूरी हमारे पास पावर होनी चाहिए कि हम उसको हरा सकें, है ना। एक फेयर एंड क्या बोलते हैं प्रैक्टिस का, इलेक्शंस का, ये भी बहुत ज़रूरी पार्ट है। और अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन इक्वल बेसिस। ऐसा नहीं है कि पता चला कि सोसाइटी में हम डिफरेंसेस क्रिएट कर दिए, कर दिए कि भैया इनको पावर मिलेगी, ये चूज करेंगे, इनको पावर नहीं मिलेगी, है ना। द एक्सरसाइज ऑफ दिस शैल लीड्स टू गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन राइट। अब इसमें क्या है, जो हमारी एक्सरसाइज है इस तरीके से चूज करने की गवर्नमेंट को, जो हमारे बेसिक रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना है, जो सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करना है, ये सब संभव कैसे हो पाता है? जब हमारी एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है। एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी जब एग्जिस्ट करेगी तो पब्लिक इज वेरी पावरफुल। देखिए ये समझना बहुत ज़रूरी है, डेमोक्रेसी फेमस क्यों है, इम्पॉर्टेंट क्यों है। आज के इस ज़माने में मैक्सिमम कंट्री डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज it is the public who has the power, who chooses their representation from their area, from their constituency। ये पब्लिक के पास पावर है, ये मेजर चीज़ है डेमोक्रेसी की, है ना। अब कुछ आर्गुमेंट्स हैं जो इसके अगेंस्ट में भी है, विच आर अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। इन आर्गुमेंट्स को भी देखते हैं, है ना। तो इसका एक आर्गुमेंट है कि भाई डेमोक्रेसी में लीडर्स कीप चेंजिंग, है ना। तो एक इंस्टेबिलिटी आ जाती है कि डेफिनेटली अगर हम बात करें इंडिया की, तो 5 साल में एवरी 5 ईयर्स चुनाव होते हैं, है ना। एवरी 5 ईयर्स जो है वो इलेक्शन होते हैं, तो हर 5 साल में जो है सरकारें बदल जाती हैं, है ना। और फिर पॉलिटिकल जो कंपटीशन है, जो पावर प्ले है, इसमें मोरालिटी कई बार देखा गया नहीं है इसमें, बिकॉज जो पब्लिक है वो ठीक है डिसाइड करती है, लेकिन इसमें जो एग्जिस्टिंग रूलर्स हैं या एग्जिस्टिंग एमपीज कहें, है ना, रिप्रेजेंटेटिव कहें, एमएलएस कहें, ये कभी कभी पावर प्ले करते हैं कि भैया ये सिटिंग है, इनके पास डेफिनेटली पावर है। ये क्या करते हैं कि अपनी पावर से जो फेयर चुनाव होना है उसमें कभी कभी फेरबदल करना चाहें तो कर सकते हैं। और इसमें यह भी है कि एक डेमोक्रेसी को फॉर्म करने के लिए बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है। इससे क्या होता है कि प्रोसेस डिले होता है ना, टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। हर आदमी का जो लीडर्स जो हैं, हर आदमी के जो इंटरेस्ट होते हैं उसको जान पाना बहुत मुश्किल काम होता है। और अगर सबके हिसाब से काम करने लगेंगे तो पर देश के हित में कोई चीज़ हो तो वो डिसीजन अच्छा ना हो पाए, वो बैड डिसीजन हो जाए, है ना। डेमोक्रेसी कभी कभी जो इलेक्टोरल कंपटीशन की वजह से कि भैया ये भी जीत रहा है, ये भी जीत सकता है, तो उसमें क्या है, करप्शन आ जाता है कि नहीं भैया तुम हमको वोट दो, हम तुमको जो है कुछ ना कुछ फ़ायदा देते हैं। और बहुत सी जगह ये भी चीज़ें हैं कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो कॉमन पीपल है, जो क्या उनके लिए अच्छा है और क्या चीज़ नहीं अच्छी है, ये डिसाइडिंग फैक्टर उनके लिए बहुत दिक्कत से आता है। ये डिसाइड करने में इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। हर आदमी उतना सक्षम नहीं होता है। लेकिन ये सारी चीज़ों के बाद भी डेमोक्रेसी इज़ सुपीरियर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज कंपेयर टू अदर्स, इसलिए क्योंकि इसमें जो सिटीजन्स हैं इनके पास पावर है, इनके पास अपना सबसे बड़ा हथियार है वोट, जिसको वो यूज़ कर सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट को चेंज करना है, if they want to change the government, if they want to
चेंज द गवर्नमेंट है, इफ दे वांट टू चेंज द लीडर, तो जब इलेक्शंस आएंगे तो वो अपने हिसाब से दूसरे लोग को उनके हिसाब से जो सही हो वो पब्लिक चूज कर सकती है। ये चेंज संभव है सिर्फ स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी में, है ना। दैट इज वाई इट इज वेरी गुड, इट इज वेरी गुड। डेमोक्रेसी क्यों गुड है, किस तरीके से लोगों के हाथ में पावर और उनको सशक्त बनाती है, ये इस चीज को हम अपने एस्से में लिख सकते हैं, है ना। वी कैन यूज दीज एग्जाम्पल्स इन आर एस्से। हमको ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ हमारे प्री मेंस में नहीं, हमारे आंसर राइटिंग, हमारे एस्से हर जगह मदद करते हैं, है ना। जैसे कि कुछ लोग, आप लोग आंसर्स लिख के भेज रहे हो तो उसको मैं करेक्ट करके आपको भेज रहा हूँ, उसमें आपको मार्किंग करके भेज रहा हूँ आंसर राइटिंग में। आप लोग जो एसेज लिख के भेज रहा हूँ उसको मैं बता रहा हूँ कि क्या सही है क्या गलत है। तो उससे क्या है, जो आंसर राइटिंग आपकी प्रैक्टिस अभी से डेवलप होगी, जो कि बहुत से लोग 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और बहुत से लोग 2023 के लिए कर रहे हैं। लेकिन अर्ली टू स्टार्ट द बेटर इट इज। जितने जल्दी हम आंसर राइटिंग, इंटरव्यू प्रैक्टिस डायरेक्टली इनडायरेक्टली शुरू कर दें, उतना हमको अपने एग्जाम में लेवरेज मिलता है। तो डोंट वेट कि प्री के बाद जाके हम आंसर राइटिंग स्टार्ट करेंगे, हम इंटरव्यू की तैयारी मेंस के बाद करेंगे, नहीं, डे 1 से स्टार्ट करिए, डे 1 से, है ना। डे 1 से अगर आप स्टार्ट करेंगे तो आपको एक एज मिलेगा अपने लोगों के बीच में, आप और कॉन्फिडेंट फील करेंगे। इसमें अगर आप, मैंने वीडियो भी बनाई हुई है, लेकिन अगर नहीं पता, आपने नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। प्लस अपने क्वेश्चंस भी आप फ्रीली पूछ सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। अगर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है जिसकी मैं क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद भी अगर आप चाहें तो आप फ्री हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, उसका मैं आंसर दे दूंगा। इज जस्ट दैट द मेजर थिंग इज कि जो आपकी प्रिपरेशन है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और एक बात याद रखिएगा कि कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमको परफेक्ट बनने के लिए वी हैव टू थ्राइव फॉर इट। हम जो है बस प्रयास कर सकते हैं, हमारे हाथ में है, हम वर्क हार्ड कर सकते हैं, है ना, हम वर्क हार्ड कर सकते हैं। और प्लस इसके साथ ज़रूरी है स्मार्ट वर्क भी, इसके साथ ज़रूरी है स्मार्ट वर्क भी। और आपकी 2022 की प्रिपरेशन में, 2023 की, 2024 की प्लानिंग के साथ ही आप कर सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आप मॉर्निंग में उठते हैं, डिसाइड करते हैं कि आज क्या पढ़ना है, आज क्या करना है, किस तरीके से करना है, तो दैट मीन्स कि आपको एक अच्छे मेंटोर की ज़रूरत है आपकी तैयारी में। आप इमीडिएटली अपने तैयारी में लाइए, प्लानिंग की ज़रूरत है आपको, है ना। आप प्लानिंग करिए, प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जामिनेशन, चाहे वो स्टेट पीएससी हो या यूपीएससी हो, है ना। अगर हम आज प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं तो कल के डेट में किस तरीके से हम प्लानिंग करके अपने ज़िले को एज अ डीएम चलाएंगे या एज अ कप्तान हम चलाएंगे। अगर आज हम प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं, आज हम परेशान हो जा रहे हैं सिलेबस को देख के, तो बहुत बड़ा दिक्कत है आगे चल के। इसको हम अभी ही सॉल्व करें, 2 दिन टाइम लें, प्लानिंग करें और अहेड जाएं, डेफिनेटली यू विल विन। बट प्लानिंग इज वेरी वेरी एसेंशियल। प्लानिंग अगर नहीं करेंगे तो एग्जीक्यूशन में दिक्कत आएगी, और जब एग्जीक्यूशन हम नहीं करेंगे, एग्जीक्यूशन पार्ट हमारा वीक हो जाएगा तो दिक्कत आएगी। मार्क्स से अपने आप को मत जोड़िए कि 10th में ये आए थे, 12th में आए थे, लास्ट अटेम्प्ट में इतने मार्क्स आए थे, लीव इट। बहुत से लोग होते हैं जो कि पता चला मेंस तक गए हैं, इंटरव्यू तक गए, नेक्स्ट अटेम्प्ट में प्री नहीं क्लियर हो पाया। तो आप अपने आप को वीक और स्ट्रांग उससे मत देखिए, आप ये देखिए कि क्या कर सकते हैं जिससे आपके फाउंडेशन स्ट्रांग हो। जो बीत गया छोड़िए, आज की देखिए, अभी से शुरुआत करिए और स्ट्रांगली करिए। कोई कंफ्यूजन हो, छोटा से बड़ा, आप इमीडिएटली पूछिए। हमको टेलीग्राम पे जो फ़ोन नंबर दिया है कॉल कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, पूछिए, उसका मैं आंसर जल्द से जल्द दूंगा। और किसी भी तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन में जो हेल्प हो सकती है, उसके लिए पूरा गर्ग आईएएस एकेडमी इज देयर फॉर यू। मैं इतना ही बोलूंगा। अब कमिंग बैक टू द टॉपिक,
डेमोक्रेसी एक मैजिकल सॉल्यूशन नहीं है किसी प्रॉब्लम का, क्योंकि जो पॉवर्टी है हमारे देश में, पूरी दुनिया के अंदर बहुत से देश हैं जो कि डेमोक्रेटिक हैं, है ना, जो कि डेमोक्रेटिक हैं, बट वो आज भी जूझ रहे हैं अपनी पॉवर्टी को लेके। आज भी उनके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसको वो अनसॉल्व रह गए हैं, जो कि अनसॉल्व रह गया है। डेमोक्रेसी है बट स्टिल ये प्रॉब्लम्स हैं जो पॉवर्टी की और भी तमाम चैलेंजेस की, वो अनसॉल्व रह गई हैं। डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि इंश्योर करता है सिर्फ कि जो जनता है ना, जो जनता है वो अपने डिसीजन को, अपनी क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को, उनके पास एक सिलेक्शन का ज़रिया रहे, जो कि इलेक्शन के द्वारा वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को सेलेक्ट कर सकें, है ना, कि जनता खुद पार्ट प्ले कर रही है, पब्लिक इज प्लेइंग इट्स पार्ट, है ना। डेमोक्रेसी सिर्फ ये अश्योर करता है कि डेमोक्रेसी में पब्लिक जो है वो प्ले कर रही है, लेकिन कितने अच्छे से चीज़ें हो रही हैं, कितने अच्छे से पॉवर्टी इरेडिकेट हो रही है, कौन से चैलेंजेस हैं, किस तरीके से लॉ मेकिंग हो रही है, वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है ना। डेमोक्रेसी रिक्वायर करती है कि रूलर्स हैं, जो लोग हैं, जो गवर्नमेंट का पार्ट हैं, वो अटेंड करते रहें, सुनते रहें पब्लिक की नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, और उसके हिसाब से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज मोर अकाउंटेबिलिटी है। अकाउंटेबिलिटी क्यों है? क्योंकि अगर पीपल के हिसाब से नहीं चलेगी तो नेक्स्ट टाइम वोट नहीं मिलेगा। जब वोट नहीं मिलेगा तो सरकार नहीं बनेगी, है ना। कंसल्टेशन, डिस्कशन, डेमोक्रेटिक डिसीजन ऑलवेज इन्वॉल्व। बहुत सारे लोग डिस्कशन में, मीटिंग्स में आते हैं, बहुत से लेवल हैं जो कि डेमोक्रेसी में देखा जाता है ना। स्पेशली जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है उसमें बहुत सारे लोग आते हैं, डिस्कस करते हैं, मीटिंग करते हैं, जो हमने पहले भी देखा क्लास 6 के अपने क्या बोलते हैं सिलेबस में, कि लोग किस तरीके से इन्वॉल्व होते हैं। वोटिंग के अलावा भी किस तरीके से लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। अगर लोग को लगता है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, तो किस तरीके से अपना पीसफुली आप अपने आक्रोश को, अपनी चीज़ों को बता सकते हैं, है ना। किस तरीके से मीडिया रोल प्ले करती है अपने सोसाइटी में, हम लोग ने पहले देखे हुए हैं अपने 6th के, 7th के और 8th के जो क्या बोलते हैं वीडियोज़ में, जब हम NCERT उसकी कवर कर रहे थे पॉलिटी की। और डेमोक्रेसी एक मेथड है जो कि डिफरेंसेस है, कॉन्फ्लिक्ट्स उसको रिजॉल्व करने के लिए। डिग्निटी ऑफ सिटीजन, जब हमारे पास वोट का अधिकार है ना, तो हम जो डिग्निटी ऑफ सिटीजन है सबके पास है, ऑल आर इक्वल, तो जो डिग्निटी है उसको मेंटेन कर पा रहे हैं। अब मान लीजिए कि पूरे गांव में 10 लोग हैं, है ना। अब पूरे गांव में अगर 10 लोग हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, 9 10। अब आप इमेजिन करिए ये सिचुएशन कि एक सोसाइटी है जहां टोटल 10 लोग हैं, है ना, टोटल 10 लोग हैं, लेकिन वोटिंग राइट सिर्फ 5 के पास हो, तो जो लेफ्ट ओवर लोग हैं 5 लोग, उनको कैसा लगेगा? उनको लगेगा कि उनका जो राइट है वो उनको नहीं दिया जा रहा है। तो इसीलिए डेमोक्रेसी में टोटल जो 10 लोग हैं सबको राइट दिया गया है। जो हम इंडिया में देखते हैं जैसी डेमोक्रेसी एग्जिस्ट करती है, तो चाहे 1 नंबर पे हो चाहे 10वें नंबर पे हो, सबको राइट दिया गया है। नो वन इज लेफ्ट, है ना, अनइक्वल, किसी के साथ भी अनइक्वालिटी प्रैक्टिस नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है डेमोक्रेसी का। और जो अगर मान लीजिए कि कभी कभी कुछ गवर्नमेंट इलेक्ट हुई, है ना, गवर्नमेंट इलेक्ट हुई, बट जो इसका वे ऑफ वर्क है इज नॉट गुड, जो इनका काम करने का तरीका है वो अच्छा नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम जो पब्लिक है वो अपने डिसीजन को चेंज कर सकती है, ऑल्टर कर सकती है। ये डेमोक्रेसी में ही संभव है। जो मॉडर्न डेमोक्रेसी हैं इतने लार्ज नंबर ऑफ पीपल को रखते हैं कि फिजिकली इम्पॉसिबल है कि सबके साथ हमेशा बैठना, एक कलेक्टिव डिसीजन लेना। क्यों? क्योंकि सबके पास, किसी के पास टाइम है, किसी के पास नहीं है, अपनी अपनी डिज़ायर्स हैं, अपनी अपनी स्किल्स हैं, जो कि डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है ना, एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
अगर सब कोई कलेक्टिव बैठ के रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले तो इस तरीके से अगर रिप्रेजेंटेटिव ना हो, है ना, अगर रिप्रेजेंटेटिव ना हो और सब कोई बैठाए और चौपाल लगाए और बैठे, पूरा देश बैठे, तो इमेजिन करिए अगर 130 करोड़ लोगों को बैठाना हो तो कैसे बैठाएंगे, और एक डिसीजन पे अगर सबको लेके आना हो तो कैसे लेंगे, बहुत संभव नहीं है। इसीलिए डेमोक्रेसी में हम रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूज़ करते हैं, जिसको एरिया से इलेक्ट होता है एक आदमी, और वो एक आदमी उस एरिया को रिप्रेजेंट करता है ना। 130 करोड़ लोग को नहीं बैठा सकते, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव के हाथ में पावर देते हैं। और अगर नहीं समझ में आवे तो नेक्स्ट टाइम इलेक्ट नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम इलेक्ट नहीं करेंगे इसको। अब अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक है, एक ऐसा जरिया है जिसमें हम अपने रूल्स को, रेगुलेशंस को, राइट्स को, चीज़ों को मेंशन कर देते हैं एक जगह। जैसे मान लीजिए अभी हम एक एग्जांपल दे रहे थे, वोटिंग को लेके 130 करोड़ लोग डिसीजन लेते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए किसी ने कोई कार्य किया, है ना, कोई वर्क किया जो कि इल्लीगल था, जो कि इल्लीगल था। अब उसको कौन घोषित करेगा? अगर हमारे पास लॉ नहीं होगा तो कौन घोषित करेगा कि वो इल्लीगल है? अब अगर 130 करोड़ को एक साथ बैठाना हो एक चीज़ के लिए, है ना, तो सबका टाइम, सबके अपने अपने स्किल, है ना, सबकी अपनी अपनी डिज़ायर, अपने अपने थॉट्स। इसका मतलब किसी के पास टाइम है, नहीं है इस डिसीजन को लेने को कि भैया ये आदमी जो काम किया है वो इलीगल किया है, नहीं किया है ना। स्किल है सोचने का कि नहीं, डिज़ायर चाहते भी हैं कि ऐसा नहीं, और थॉट इनकी क्या है, इनके लिए ये पॉजिटिव भी हो सकता है, इनके लिए ये काम नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये सब जो कन्फ्यूजन है, ये सब जो कन्फ्यूजन है ना, इसको अवॉइड करने के लिए सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर्म किया गया है ना, जिसको हम, उस किताब को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, है ना। हमारा संविधान इसीलिए बनाया गया है कि इन चीज़ों को, सबके एस्पिरेशंस को देखते हुए उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनाया और हमारे देश के सामने प्रेजेंट किया, पास किया, और हमेशा से हम जो है उसको आज और हमेशा से उसको हम फॉलो करते आ रहे हैं। अब अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपके बुक में दे रखा है साउथ अफ्रीका की, तो नेल्सन मंडेला और भी कई लीडर्स के साथ साथ लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए भेजे गए थे 1964 में, है ना। इन्होंने अपार्थाइड सिस्टम, जो कि बहुत भयंकर तरीके से डिस्क्रिमिनेशन, है ना, बिटवीन वाइट्स एंड ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका, तो ये उसको अपोज कर रहे थे, उसको ये गलत बोल रहे थे इस अपार्थाइड सिस्टम को। इसके लिए इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए भेजा गया 1964 में। 28 साल नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका की बहुत खतरनाक सी जेल में रहे, है ना। और अपार्थाइड सिस्टम जिसकी हम बात कर रहे थे, जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो कि साउथ अफ्रीका में यूनिक था, वाइट यूरोपियंस जो है ये सिस्टम को साउथ अफ्रीका में बहुत गंदे तरीके से इम्पोज कर रखे थे, है ना। बहुत भयंकर तरीके से वाइट, जो लार्ज नंबर ऑफ वाइट जो सेटल थे साउथ अफ्रीका में, लोकल रूलर अपने आप को बना लिया था वहाँ पे उन लोगों ने। ये अपार्थाइड सिस्टम लोगों के स्किन के, जो स्किन के कलर के आधार पे रेशियल जो है ना, डिस्क्रिमिनेशन ये लोग करते थे, है ना। और इन्होंने लेबल कर दिया था, क्या लेबलिंग करते थे, वाइट है, जो गोरे हैं उनको वाइट बना दिए, और जो साउथ अफ्रीका के लोकल है उनको ब्लैक्स करार कर दिए, है ना। नेटिव पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका आर ब्लैक, क्योंकि कलर के वजह से, है ना। और जबकि 3/4 टोटल पॉपुलेशन में 3/4 जो है पॉपुलेशन ब्लैक्स की थी, लोकल्स की थी, वाइट की 1/4 पॉपुलेशन थी। उसके बाद ये साउथ अफ्रीका में ब्लैक्स को ओवररूल कर रहे थे, है ना। और इन ब्लैक्स को फॉरबिडन था, मना था वाइट की एरिया में आने को, वाइट के साथ ट्रेन शेयर करना, बस शेयर करना, होटल में जाना, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, सिनेमा हॉल, थिएटर, बीचेस, स्विमिंग पूल, इस सब में वाइट्स डिसाइड करते थे, वाइट डिसाइड करते थे ब्लैक्स की एंट्री सेपरेट होगी, है ना।
सेपरेट एरिया फॉर ब्लैक। अब जैसे आप समझिए, ब्लैक का अस्पताल अलग होगा, वाइट का अस्पताल अलग होगा, होटल अलग होगा, उनकी अलग अलग टैक्सी होगी। इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था कि सेम स्कूल, सेम अस्पताल, सेम टैक्सी, सेम बस, सेम ट्रेन, सेम स्विमिंग पूल, कहीं नहीं जा सकते हैं। और जबकि 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो ब्लैक थी साउथ अफ्रीका में। उसके बाद भी ये अपार्थाइड सिस्टम की वजह से अंग्रेज़ों ने, वाइट्स ने इस तरीके से तबाही मचा रखी थी, है ना। और जो रिस्ट्रिक्शन था पॉलिटिकल पार्टी फ्रेम करने में, मीडिया को, वो 28 साल के जो जेल जब नेल्सन मंडेला जी ने काटा, और उसके बाद जब एज अ फ्री मैन उन्होंने 26 अप्रैल 1994 में हुआ तो नया नेशनल फ्लैग रिपब्लिक ऑफ साउथ अफ्रीका का, उसको उन्होंने झंडे को फहराया और डेमोक्रेसी का यहाँ से साउथ अफ्रीका में स्टार्टिंग हुई, है ना। ये डेमोक्रेसी की स्टार्टिंग हुई। अपार्थाइड जो सरकार थी, वो रेशियल गवर्नमेंट जो थी, जो भेदभाव वाली जो सरकार थी, वो हट गई। मल्टी रेशियल गवर्नमेंट जो है, जिसमें वाइट्स, ब्लैक सब मिलके, सबका इक्वल राइट्स, है ना, सबके इक्वल राइट्स को लेके ये लोग आगे बढ़े। और एक बहुत अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ल्ड के पास बहुत मुश्किल से था किसी कंट्रीज़ के पास, वो यहाँ पे फ्रेम किया नेल्सन मंडेला जी द्वारा और लोगों के द्वारा, और दुनिया के सामने आए, है ना। और इसमें इन्होंने डिसाइड किया जो न्यू डेमोक्रेसी है उसमें सब एक साथ हैं। जो लोग भेदभाव करते थे वो ख़त्म हो गया, सब एक साथ आएंगे। और एक दूसरे पे ट्रस्ट करना आसान नहीं था, तो इनके ट्रस्ट को, इंटरेस्ट को जो सेफगार्ड करना था, तो ब्लैक मेजॉरिटी इंश्योर थी कि डेमोक्रेटिक जो प्रिंसिपल ऑफ मेजॉरिटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। जो ब्लैक्स हैं उनका इंटरेस्ट जो ब्लैक हैं उनका इंटरेस्ट भी टेक केयर हो, उनका इंटरेस्ट टेक केयर किया जाए, है ना, उनको भी राइट्स दिए जाएं। तो जो सब्सटैंशियल बहुत सारे सोशल और इकोनॉमिक जो राइट्स हैं, है ना, तो ये ट्रस्ट मेंटेन करना इस सिचुएशन में यही एक चीज़ थी कि इसको हम रूल्स और रेगुलेशन को लिखें। एंड रूल्स और रेगुलेशन को लिखने का मतलब है हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करें। यहाँ पे इनको नीड हुई कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की, जिसमें ब्लैक जो मेजॉरिटी हैं उनका भी इंटरेस्ट रहे, दूसरों का भी इंटरेस्ट रहे, इक्वल राइट्स मिले लोगों को, जो अपार्थाइड सिस्टम है वो सब खत्म हो, सब लोग एक दूसरे के साथ मिलके जी सकें, है ना। और कोई भी रूलर जो फ्यूचर में चूज हो वो इस तरीके से हो कि रूलर्स आल्सो डिटरमाइन वेदर इलेक्टेड गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू डू व्हाट दे कांट डू, है ना। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीज़ों की गई, जो डिस्क्रिमिनेशन था उसका एंड किया गया, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कंट्री इज अ सेट ऑफ रिटन रूल जो कि सबके द्वारा एक्सेप्टेड होगा जो उस कंट्री में रह रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा सुप्रीम लॉ है। जो रिलेशनशिप है हमारा लोगों के बीच में, टेरिटरीज के बीच में, है ना, रिलेशनशिप जनता का गवर्नमेंट से, ये सब डिफाइंड होता है कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। जनता के क्या क्या राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, किस तरीके से चीज़ों को करनी है ना। अ कॉन्स्टिट्यूशन डिग्री ऑफ ट्रस्ट लाता है ना। गवर्नमेंट किस तरीके से बनाई जाएगी, फ्रेमिंग ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें जो है कॉन्स्टिट्यूशन प्ले करता है। और ये जो सरकार की जो पावर है ये भी लिमिट करता है। कैसे लिमिट करता है? इलेक्शन में अगर हम गवर्नमेंट फॉर्म कर लिया, है ना, तो ऐसा नहीं है कि जीवन भर के लिए हमने फॉर्म कर लिया, 5 साल के बाद फिर से चुनाव होगा। अगर गलत करेंगे उखाड़ के फेंक देंगे इनको हम जड़ से, और न्यू सेट ऑफ रूल्स, न्यू सेट ऑफ जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म हो जाएगी 5 साल के बाद, है ना। इसमें जो नीड्स हैं, एस्पिरेशन ऑफ पीपल हैं, उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है, उसकी कदर की जाती है। अब अगर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, है ना, वो डेफिनेटली जब फ्रेम करना था तो बहुत डिफ़िकल्ट था उस समय। डिफ़िकल्ट एक
तो इतने बड़े ह्यूज के लिए डाइवर्स अलग अलग तरीके की जो हमारा चाहे जोग्राफिकल हम बात करें, चाहे सोशली हम बात करें, हर तरीके से बहुत डाइवर्स कंट्री है। उन सब चीज़ों के, सबके एस्पिरेशन को, सबकी इच्छाओं के, सबके ट्रस्ट को देखते हुए, और प्लस एक चीज़ और है, कंट्री जो है उसी समय पार्टीशन के उससे भी जा रही थी कि पार्टीशन हुआ रीजनल रिलीजियस डिफरेंसेस के हिसाब से। ये पाकिस्तान उस समय फॉर्म हुआ था, इंडिया से वो एरिया हट गया था। वो भी एक ट्रॉमेटिक, बहुत ख़राब एक्सपीरियंस था इंडिया के लिए, जब इंडिया और पाकिस्तान, क्योंकि बहुत से लोग मारे गए थे, बहुत से लोगों को अपनी अपनी लैंड छोड़ के भागना पड़ा था, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, जो ब्रिटिश थी वो हमको छोड़ के हमारे जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उनको फ्री छोड़ दिया कि भैया आपको इंडिया के साथ रहना है इंडिया के साथ रहो, आपको पाकिस्तान के साथ रहना है पाकिस्तान के साथ रहो, आपको अलग रहना है तो वो भी रहो। तो कहने का मतलब, पहला हमने भाई, हमारी हैबिट नहीं थी, हमने कभी अपने आप को रूल नहीं किया था इस तरीके से इतने सालों में, हमको कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना। दूसरा, हमारे जो अपने भाई बंधु थे वो बहुत से लोगों को इधर से उधर जाना पड़ रहा था, तो इंडिया में रहने वालों को इंडिया रहना, पाकिस्तान में रहने पाकिस्तान। बहुत से लोगों की जो माहौल थी देश की वो अच्छा नहीं था, चीज़ों को खुद से मैनेज करना जो कि नहीं किया गया था, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना, सारी चीज़ों को देखना, किसी को कोई दिक्कत ना हो वो देखना। उस समय जो हमारी एग्रीकल्चर, जो हमारी सोसाइटी की इकॉनमी थी वो भी बहुत वीक थी। सारी चीज़ों को देखते हुए उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना था, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। चैलेंज फॉर पीपल, है ना, लोगों के लिए भी और गवर्नमेंट के लिए भी, है ना। अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से जो ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग हुई, तो 1928 में हम देखते हैं मोतीलाल नेहरू और कुछ और कांग्रेस के लोग जो है ड्राफ्ट करे कॉन्स्टिट्यूशन अपने हिसाब से। 1931 में जो कराची सेशन था, है ना, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस की इंडिपेंडेंट इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से होगा वो अपने एस्पिरेशंस को लेके आए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले अपने एस्पिरेशंस को एक फ्रेमिंग देने की तैयारी की थी उन्होंने, है ना। सम बेसिक जो वैल्यू थी एक्सेप्टेड था, कुछ लोगों, कुछ लीडर्स के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली और मिल के इसका मेन काम था फ्रेम करना कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सी चीज़ें, जो कॉलोनियल एक रूल था, एक लॉ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो लॉ था। इससे बहुत सी चीज़ें जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ली गई थी। मैनी थिंग्स फ्रॉम हियर जो है यहाँ से लिया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1935 से, है ना। और बहुत से हमारे लीडर्स, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी थी ब्रिटेन में, बिल ऑफ राइट था यूएस से, इससे मोटिवेटेड थे। इनको ये चीज़ समझ में आती थी, इनको लगता था हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इन चीज़ों को इम्बाइब करेंगे, इन चीज़ों को लेके आएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गठित हुई। ड्राफ्टिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो असेंबली का काम था, और ये इसमें भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव चुने गए थे, अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से इलेक्शंस हुए। उसमें 1946 में फर्स्ट मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, फ्रेम करना, दिसंबर 1946 में मिले। और फिर उसके बाद ही, कुछ देर बाद ही इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन हम 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट कर लिया, है ना। और इसको इफेक्ट हमने दिया 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी क्यों ली गई? क्योंकि ये कांग्रेस द्वारा पहले पूर्ण स्वराज डे घोषित कर दिया गया था, इसलिए 26 जनवरी ये डेट चूज करी गई। 26 नवंबर को रेडी हो गया, लेकिन 26 जनवरी जिसको हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, उसको 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट में लेके आया गया, है ना। जो एलिमिनेट इनइक्वालिटी, बाबा साहब अंबेडकर जी का सबसे बड़ा सपना था कि जो इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है हमारी सोच में, हमारे एटीट्यूड में, उसको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरीके से फ्रेम किया जाए कि जो भी चीज़ें हैं इनइक्वालिटी एग्जिस्ट जो करती हैं उसको रिमूव करा जाए। इसमें महात्मा गांधी जी की अपनी सोच थी, रिजर्वेशन को लेकर महात्मा गांधी जी की अपनी सोच थी, अपना विजन था, जो कि थोड़ा सा अंबेडकर साहब से अलग था।
है ना। अब जो वैल्यू है जो इंस्पायर करी, गाइड करे फ्रीडम स्ट्रगल को, ये सब चीज़ को कहीं ना कहीं हमारे एक बेस का काम किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए। जो भी पुरानी हमारा जो एक्सपीरियंस रहा वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में बेस का काम किया। इंडियन डेमोक्रेसी की अंडरस्टैंडिंग, हमारे रीजनल डिफरेंसेस होने के बाद भी उनको एक यूनाइट करके चलना एक बहुत बड़ा चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, लेकिन इस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से किया गया। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिगिंस विद अ शॉर्ट स्टेटमेंट, जिसमें हम बेसिक वैल्यू अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बताते हैं। वो शॉर्ट स्टेटमेंट को हम प्रियम्बल कहते हैं। अमेरिका मॉडल में या बहुत सी कंट्रीज में, ज़्यादातर कंट्रीज में उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत प्रियम्बल से करी है ना। इसमें इस प्रियम्बल में सोशलिस्ट और सेकुलर जो वर्ड है वो हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 1976 में हुआ तब हमने 2 वर्ड ऐड किए, एक सोशलिस्ट, दूसरा सेकुलर, है ना। फ्री फॉर ऑल रिलीजन, है ना, फ्री फॉर ऑल रिलीजन। कोई भी रिलीजन एक स्टेट के अधीन नहीं रहेगा, स्टेट नहीं डिसाइड करेगा कि कौन सा रिलीजन जो है रहेगा। और जो सोशल वैल्यूज़ हैं हमारी, है ना, सोशल में इक्वालिटीज़ देना, लोगों को इक्वल राइट देना, ये सोशलिस्ट का काम होता है। सेकुलरिटी का काम होता है कि रिलीजन से ऊपर होती है सरकार, रिलीजन सरकार नहीं डिफाइन करती, लोग फ्री होते हैं रिलीजन प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए। सोशलिस्ट एंड सेकुलर जो प्रियम्बल में ऐड किए गए वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 से, उसके द्वारा ऐड किए गए थे। इसी तरीके से हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों ज़रूरी है, किस तरीके से आया कॉन्स्टिट्यूशन, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिसाइड करी। एक एक चीज़ें, इतने उस समय का जो माहौल था कंट्री का वो अच्छा नहीं था, वो भी एक चैलेंज था। अपने लोगों को मैनेज करना ये भी एक चैलेंज था, सेट ऑफ रूल को लिखना वो भी एक चैलेंज था। इन चीज़ों को लेते हुए सारी चीज़ों को करना एक बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको बहुत अच्छे तरीके से किया और लोगों के सामने आज उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम फॉलो करते आ रहे हैं। और इस तरीके से क्लास 9th का पार्ट 1 हमारा यहाँ ओवर होता है। पार्ट 2 में हम बाकी की क्लास 9 का सिलेबस देखेंगे। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। आप 2022, 2023, 2024 चाहे स्टेट पीएससी हो चाहे यूपीएससी हो, कोई कन्फ्यूजन हो, करंट अफेयर, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, रिवीजन कैसे करना है, कुछ भी हो, छोटी सी छोटी चीज़ हो तो आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि जल्द से जल्द उसका मैं आंसर दूँ और पूरी कोशिश रहे कि वो आपकी प्रिपरेशन में वो मदद करे। और अपनी प्रिपरेशन में निराश नहीं होना है, हमको निरंतर प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस ही हमको जो है हमारा जो हार्डवर्क है वो हमको आगे लेके जाएगी और जो हमारा गोल है उसको अचीव करने में मदद करेगी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।